जी स्क्रीन नज़र आ रही सबको? ये एक्सपेरिमेंट नंबर 10। यस सर। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है दैट इज़ रिगार्डिंग दी आरबीसीज ऑस्मोटिक फ्रिजिलिटी टेस्ट। तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि ये है क्या चीज़, इसका पर्पस क्या है, इस टेस्ट को हम क्यों करते हैं। देखें, एक होती है ऑस्मोसिस ना, ऑस्मोसिस, ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या चीज़ होती है बेटे? कोई बता सकता है व्हाट इज ऑस्मोसिस, व्हाट इज ऑस्मोलैरिटी, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर? Sir, movement of water from high concentration to low concentration. थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। Yes, sir. जी, जब कभी भी जिस तरह से आप लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है जिसके अक्रॉस जो है सब्सटेंसेस वो कंट्रोल्ड मैनर में जो है वो मूव करती हैं। सो इसमें जो मूवमेंट होती है मोस्टली सॉल्वेंट की होती है, सो वाटर की होती है, जो कि हाई कंसंट्रेशन से जो है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। मतलब कि जिस तरफ की सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे वाटर ज़्यादा मूव करता है। सो नॉर्मली ये होता है कि सेल्स जो हैं, जो आरबीसीज हैं, उनका एक खास जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, और वो ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंसेस विद इन दी रेड ब्लड सेल। और आपको पता है कि रेड ब्लड सेल के अंदर जो है वो क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है, सम अदर प्रोटीन्स होते हैं। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि बेसिकली जिनकी वजह से आरबीसीज जो है उनका एक स्पेसिफिक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। और सेकंड जो चीज़ है वो बेसिकली आरबीसीज का जो शेप है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली आरबीसी का जो शेप होता है वो बाई कनकेव होता है। सो इस बाई कनकेव शेप की वजह से आरबीसीज के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्लेक्सिबल होते हैं। तो जब वो स्मॉल वेसल्स में से गुजरते हैं सो वो अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं, और उसकी वजह से वो कंप्रेशन को बियर कर जाते हैं। तो अंडर नॉर्मल कंडीशंस जो आरबीसीज की प्रोडक्शन होती है वो उनकी जो शेप होता है फाइनल, दैट इज नॉर्मली बाई कनकेव शेप। मींस के उनके अंदर उस बाई कनकेव शेप की वजह से दे आर समहाउ फ्लेक्सिबल टू बियर द प्रेशर व्हेन जब ये पास हो रहे होते हैं थ्रू स्मॉल वेसल्स। सो उस केस में कुछ जैसे जैसे वैसे तो नॉर्मली आपको पता है कि आरबीसीज का जो है वो एक लाइफ स्पेन होता है 120 डेज। 120 डेज के बाद जो है वो एक सेल जो आज प्रोड्यूस हुआ बोन मोरो से, तो वो 120 डेज के बाद जो है वो उसकी डिस्ट्रक्शन होती है। बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम द सेल मेम्ब्रेन विल गेट फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मतलब वीक होता जाता है ड्यू टू द कांस्टेंट फ्रिक्शन और कंप्रेशन। जब कभी भी ये ब्लड वेसल्स में से गुजरता है सो कॉन्स्टेंटली जो है ये एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं, आरबीसीज और ये वेसल वॉल के साथ रगड़ खाते हैं। और जिस तरह मैंने आपको बताया जैसे जैसे डायमीटर वेसल का कम होता जाता है और ये वहाँ से पास हो रहे होते हैं सो वैसे वैसे उस पर कंप्रेशन भी पड़ता है। सो इस तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम इनका सेल मेम्ब्रेन जो है वो फ्रेजाइल होता जाता है, वो वीक होता जाता है। सो अच्छा, तो उस केस में यहाँ पे जो आरबीसीज ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट है वो बेसिकली हम ऑस्मोसिस के बेस पे करते हैं, और इसका मेन पर्पस ये होता है इसको हम क्यों करते हैं। हमारे पास दो कॉमन डिजीज़ हैं। एक को हम कहते हैं हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस, जो कि आप लोगों ने शायद उसके अंदर पढ़ी हो। ये दिस इज हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस, जो कि आपने एनीमिया के अंदर शायद पढ़ी हो। और उसके बाद दूसरी डिजीज़ है कॉमन जिसको हम कहते हैं थैलेसीमिया।
सो थैलेसीमिया और हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस, उसको डायग्नोस करने के लिए ये ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट किया जाता है, ठीक है। हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस क्या होता है? ये तो जेनेटिक डिजीज़ है, लेकिन जिसके अंदर जो आरबीसीज प्रोड्यूस हो रहे होते हैं बोन मेरो से, वो नॉर्मल शेप में नहीं हो रहे होते हैं। वो जिस तरह बाइकनकेव शेप के अंदर आरबीसी प्रोड्यूस होते हैं, इन दिस कंडीशन जो आरबीसी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो स्फेरिकल इन शेप होते हैं, वो राउंड इन शेप होते हैं, ठीक है। सो उसकी वजह से क्या होता है, वो राउंड इन शेप हैं, दे आर फिल्ड विद द hemoglobin, so their cell membrane is more fragile. So इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर आते हैं तो विद इन नो टाइम या इन लेस टाइम जो है ये अपने जो है वो इनकी सेल मेम्ब्रेन की लाइसिस हो जाती है। सो तो उसको चेक करने के लिए हम ये ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट करते हैं कि हमें पता है कि नॉर्मली आरबीसीज की सेल मेम्ब्रेन को अंदर को हम किस सोल्यूशन में रखेंगे तो उनकी लाइसिस होगी। तो इसमें हम हेरिडिटरी की डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, वो मैं भी आपको आगे बताता हूँ। साथ में हम थैलेसीमिया की भी कर सकते हैं, थैलेसीमिया की डायग्नोसिस। अच्छा चलिए इस प्रिंसिपल पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखें यहाँ पे लिखा है द इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट ऑफ आरबीसीज कंटेन साल्ट, प्रोटीन, ग्लूकोज एंड हीमोग्लोबिन, ठीक है। सो अगर आप ब्लड को लेंगे और उसको एक सोल्यूशन में रखेंगे, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन जिसको हम नॉर्मल सलाइन भी कहते हैं, तो 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन अगर उसके अंदर आप रखेंगे आरबीसीज को, तो 0.9% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन को हम आइसोटोनिक कहते हैं। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है कि दैट इज फिजियोलॉजिकल सोल्यूशन that has the same concentration, same osmotic pressure as compared to the osmotic pressure within the RBCs. So इस केस में क्या होता है कि जो मूवमेंट है सॉल्वेंट की वो नहीं होती है क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, बिकॉज दोनों साइडों पे इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं आइसोटोनिक, बिकॉज उस केस उसमें क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन है उसकी जो कंसंट्रेशन है या उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है दैट इज सिमिलर टू द ऑस्मोटिक प्रेशर विद इन द आरबीसी, जिसकी वजह से जब ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस करता है सो देयर इज नो ऑस्मोसिस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, सो द नेट फ्लो ऑफ वाटर इज एक्चुअली जीरो, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम में अचीव हो रही है। और ऐसे सोल्यूशन जिसकी वजह से ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम अचीव होता है इसको हम आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं, या उसको हम फिजियोलॉजिकल, ये जो नॉर्मल सलाइन है इसको हम फिजियोलॉजिकल सलाइन भी कहते हैं। आप लोगों ने कभी देखा होगा हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं तो अक्सर इमरजेंसी के अंदर या वैसे ही जो पेशेंट्स होते हैं उनको अक्सर उन्होंने एक ड्रिप लगाई होती है, तो वो एक तो रिंगर लिक्विड होता है और उसके अलावा ग्लूकोज डेक्सट्रोज होता है, और इसके अलावा एक हमारे पास नॉर्मल सलाइन की भी ड्रिप होती है। सो उस नॉर्मल सलाइन ड्रिप एक्चुअली कंटेन्स 0.9% सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और क्यों लगाते हैं? बिकॉज दैट इज आइसोटोनिक टू ब्लड। सो इट एक्चुअली ये इस वजह से लगाते हैं कि बॉडी के अंदर जो सॉल्वेंट की जो डिप्लीशन हुई है वो पूरी हो जाए और वो सॉल्वेंट बॉडी के जो ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी है या ब्लड के जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको डिस्टर्ब ना करे, इस वजह से हम इसको लगाते हैं। सो ये तो था कि आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। उसके बाद अगर हम सेल्स को हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर रखें, मतलब अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ा दें इस सोडियम क्लोराइड की, फॉर एग्जांपल हम 1.5 कर लें, तो क्या होगा कि एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के अंदर, मतलब सोडियम क्लोराइड के अंदर आपने सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, और मैंने आपको कहा 1.5% का मतलब क्या है कि 1.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड पर 100 ml ऑफ वाटर, ठीक है। सो अगर आपने सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के अंदर बढ़ा दी, तो क्या होगा कि इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से जो सॉल्वेंट है दैट विल स्टार्ट ओजिंग आउट, ठीक है, दैट विल स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ ए सेल, जिसकी वजह से क्या होगा कि सेल जो है वो वाटर लॉस करना शुरू कर जाएगा, और जब वाटर लॉस करना शुरू कर जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो बाइकनकेव शेप है दैट इज आल्सो लॉस्ट, ये जो है वो भी खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा क्रीनेशन होगी। क्रीनेशन का मतलब श्रिंकेज होगी, तो सेल श्रिंक कर जाएगा,
ठीक है। सो हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर जब इसको रखेंगे आरबीसीज को, तो वो क्या करते हैं कि वो ड्यू टू दैट ऑस्मोसिस वो क्या कर जाते हैं, तो उससे वाटर की रिफ्लेक्स होती है आरबीसीज से इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसकी वजह से आरबीसीज जो हैं वो श्रिंक कर जाते हैं। लेकिन जब अगर आप इसको हाइपोटोनिक्स इन्वायरमेंट के अंदर रखते हैं, अगर आप आरबीसीज को हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर रखते हैं, जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर हम कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं 0.5% सोडियम क्लोराइड में लेके आ रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि चूंकि सल्यूट की कंसंट्रेशन आपने एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में कम कर दी, अब क्या है सल्यूट की कंसंट्रेशन इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। तो मैंने आपको कहा था कि वाटर एक्चुअली फॉलोज दी टुवर्ड्स द हाई, वाटर ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स द हाई सल्यूट कंसंट्रेशन। इसकी वजह से क्या होगा कि वाटर मूव करेगा इनटू द सेल, जब सेल के अंदर वाटर की मूवमेंट होगी तो सेल विल गेट स्वेल अप, ठीक है। और जब वो स्वेल अप होगा सो उसकी वजह से फाइनली एक स्टेज ऐसा आएगा कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और उसकी वजह से जो सेल के अंदर हीमोग्लोबिन है दैट विल एक्चुअली मूव इनटू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या इनटू द फ्लूइड, और इसको हम कहते हैं प्रोसेस को हम कहते हैं हेमोलिसिस केस में हम, दैट इज एक्चुअली द लाइसिस ऑफ ब्लड सेल। सो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है, एक्सपेरिमेंट के अंदर हम ये देखेंगे कि आरबीसीज जो हैं उनकी जो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी है, हमें नॉर्मली पता है कि आरबीसीज की जो डिस्ट्रक्शन है वो किस लेवल पे होती है। अगर कितने परसेंट सोल्यूशन के अंदर उसको रखेंगे तो इतने परसेंट जो है वो इतने परसेंट जो है वो हेमोलिसिस होती है। परसेंट हेमोलिसिस के बेस पे हम ये टेस्ट मेजर करते हैं। सो नॉर्मली मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा बता दूं, ये देखें मैंने यहाँ वैल्यूज लिखी है, देखिए नॉर्मली अगर आप 0.5 से 0.45% या 0.45 से 0.5% सोल्यूशन नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन के अंदर जब आप आरबीसीज को रखेंगे, ठीक है, फॉर सर्टेन टाइम, और उसकी आप ये अभी प्रोसीजर में हम पढ़ते हैं कि प्रोसीजर के अंदर आपने क्या करना है, उस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए अगर आप 0.5 से 0.45% नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन यूज़ करेंगे, सो नॉर्मल सेल्स जो होते हैं, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनके अंदर 50% हेमोलिसिस होती है। दिस इज़ दी ये नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है, कि अगर आप आरबीसीज को ट्रीट करेंगे with 0.5 to 0.45% normal saline solution, so at that particular concentration normal RBCs के अंदर 50% हेमोलिसिस होती है, ठीक है। अब डिजीज कंडीशन के अंदर क्या होता है, हेरिडिटी स्पिरोसाइटोसिस के अंदर मैंने आपको बताया कि सेल्स जो है वो एबनॉर्मल शेप में आ रहे हैं, उनकी जो है वो स्फेरिकल शेप में आ रहे हैं, उनके अंदर कंप्रेशनेबिलिटी नहीं होती। सो उनके अंदर क्या होता है कि उनको आप कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन पे भी रखेंगे, जिस तरह से जिसके अंदर सेल स्वेल अप नहीं होने चाहिए। मतलब अगर आप उसको पॉइंट देखें यहाँ पे इस तरह, ये देखें दिस इज द नॉर्मल रेंज, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हेरिडिटी स्पिरोसाइटोसिस। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आप देखो दैट इज द परसेंटेज ऑफ द सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, ये इतने परसेंट 0.1% सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ठीक है। और ये आगे वाई एक्सिस पे परसेंट हेमोलिसिस है, कितनी परसेंटेज ऑफ हेमोलिसिस होती है। सो अगर आप 50% को देखें यहाँ पे, सो 50% जो हेमोलिसिस है, ये दोनों जो कर्व्स हैं दिस आर नॉर्मल, ये सेंटर वाली जो दोनों कर्व हैं दिस आर नॉर्मल कर्व। सो 50% हेमोलिसिस को अगर आप इस कर्व के साथ देखते हैं तो ये देखें कहीं 0.45 और 0.5 के करीब जो है यहाँ पे नॉर्मली हेमोलिसिस हो जाती है। लेकिन हेरिडिटी स्पिरोसाइटोसिस के अंदर क्या होता है कि चूंकि सेल मेम्ब्रेन ज़्यादा फ्रेजाइल होती है, ज़्यादा वीक होती है, सो वो क्या होता है कि आप इवन हाई कंसंट्रेशन पे भी रखेंगे उसको, देखिए 0.65 पे भी आप रख रहे हैं तो 0.65 के ऊपर भी उसके अंदर 50% हेमोलिसिस हो जाती है। मतलब वो हेमोलिसिस जो बाद में होनी थी, जो लो कंसंट्रेशन के ऊपर होनी थी, वो हाई कंसंट्रेशन के ऊपर हो जाती है। और हाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या है, दैट इज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। सो हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर तो नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि मूवमेंट जो है वो होनी थी, क्या कहते हैं, वाटर लॉस जो है वो होना चाहिए था
जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो परसेंट हेमोलिसिस है वो 50% हेमोलिसिस या सेम हेमोलिसिस वो हाई वॉल्यूम पे या हाई कंसंट्रेशन पे हो जाती है। That indicates that RBC is more fragile in that particular case, in this particular case. Similarly, अगर इसको आप कंपेयर करें विद द पेशेंट थैलेसीमिया पेशेंट या सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट के साथ अगर इसको आप कंपेयर करेंगे, सो थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनके RBCs की जो सेल मेम्ब्रेन है that is less fragile, yeah, that is actually more tough as compared to the cell membrane of the normal RBCs. वजह क्या है? बिकॉज थैलेसीमिया के पेशेंट्स के RBCs के अंदर जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो नॉर्मली कंसंट्रेशन से बहुत कम होता है। सो उनकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ना वो कम होती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके अंदर स्पेस होती है अच्छी खासी, दे हैव द स्पेस टू एकोमोडेट, ठीक है। सो इस वजह से क्या होता है कि उनके अंदर जो लाइसिस है वो नॉर्मल से कम हाइपोटोनिक सोल्यूशन पे अगर आप उसको लेके जाएंगे तो देन वहाँ पे हेमोलिसिस होती है। सो हम उसको लेके जाते हैं कभी कहीं 0.4 पे, 0.42 पे, या इस इवन जो रिसर्चेस हैं उस रिसर्चेस के अंदर मैंने देखा है, सो वो कहते हैं कि 0.32 to 0.34% नॉर्मल सेलाइन के अंदर जब आप उन सेल्स को रखते हैं जो पेशेंट्स के RBCs को जो सस्पेक्टेड होते हैं फॉर थैलेसीमिया, सो उनके RBCs के अंदर देयर मस्ट बी हेमोलिसिस 50% हेमोलिसिस एट द कंसंट्रेशन ऑफ 0.32 to 0.34% नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन, ठीक है। सो ये थोड़ी सी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज थी जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब हम हल्का सा ना इसका डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल, ताकि आपको समझ आ जाए कि इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है। सो हम क्या करते हैं, हम प्रोसीजर में क्या करते हैं, हम सबसे पहले 6 टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं, ठीक है, जिनके अंदर 10 ml जो है वो वॉल्यूम आता हो, ठीक है, और उनको हम लेवल करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और क्या करते हैं कि उनके अंदर हम जो नॉर्मल सेलाइन है वो डिफरेंट कंसंट्रेशंस के हमने सॉल्यूशंस बनाए होंगे, 0.9%, 0.6%, 0.5%, 0.4%, 0.3% और 0%। ये सॉल्यूशंस हमने बनाए होंगे डिफरेंट कंसंट्रेशन के सोडियम क्लोराइड के, और हम क्या करेंगे हर एक सोल्यूशन का 10 ml हमने रिस्पेक्टिव टेस्ट ट्यूब्स के अंदर ऐड कर लेना है। हम यहाँ पे लेबल करेंगे कि 1 के अंदर हमने 0.9% ऐड करना है 10 ml, 2 के अंदर 0.6% सोल्यूशन में से 10 ml ऐड करना है, 3 के अंदर 0.5% में से 10 ml ऐड करना है, और सो ऑन, ठीक है। सो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने डिफरेंट कंसंट्रेशंस के जो नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशंस होंगे उन हर एक में से 10 ml आपने रिस्पेक्टिव टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐड करना है, ठीक है। सो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने हर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 0.1 ml ब्लड ऐड करना है, ठीक है। 0.1 ml ब्लड आपने इन 6 के 6 टेस्ट ट्यूब में एक एक करके आपने 0.1 ml ब्लड ऐड करते जाना है, ठीक है। और उसके बाद आपने इनको मिक्स करना है ताकि यूनिफॉर्म सस्पेक्शन एक बन जाए, ठीक है। और उसके बाद आपने इनको कैप करना है, मतलब ये कैप होंगे तो, और इसको इन्वर्ट करेंगे। इन्वर्ट क्या होता है कि आप इसको उंडेल लें 2-3 दफ़ा, वो ट्यूब उठाते हैं और ट्यूब को इस तरह से ना, एक तो विगरस मिक्सिंग होती है ना, शेकिंग होती है, शेक नहीं करना, इसको बस जैसे उंडेल लेते हैं पहले ऊपर से नीचे ताकि जो नीचे बॉटम में था वो ऊपर आ जाए, फिर उसको दोबारा वापस अपना पोजीशन पे ले आओ, तो फिर वो मतलब इन्वर्ट इसको कहते हैं कि आप हल्का सा उसको ना मिक्स करो, विगरस शेकिंग नहीं करनी होती, ताकि RBCs की लाइसिस विगरस शेकिंग से खुद ब खुद हो जाती है, तो फिर आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये हेमोलिसिस मेरे गलती की वजह से हुआ या प्रोसीजर या उसकी वो खुद ही उस सोल्यूशन की वजह से हेमोलिसिस हुई है। सो इसको इन्वर्ट करेंगे आप, और उसके बाद आप इसको रूम टेम्परेचर पे आप रखेंगे 15 मिनट्स के लिए। कुछ प्रोसीजर्स के अंदर 30 मिनट्स भी लिखा हुआ है, सो 15 to 30 मिनट्स आप इसको रूम टेम्परेचर पे रूम टेस्ट ट्यूब्स को वैसे रखेंगे, और आफ्टर 15 to 30 मिनट्स आपने फिर उन टेस्ट ट्यूब्स को सेंट्रीफ्यूज करना है एट 5000 RPM फॉर 10 मिनट्स। आपने सेंट्रीफ्यूगेशन की, जब आप सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो क्या होगा, इंक्यूबेशन टाइम जो आप दे रहे हैं 15 to 30 मिनट्स, इसके दौरान क्या होगा कि अगर तो
कोई ऑस्मोसिस होनी हो तो वो अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा कि अगर कोई हिमोलिसिस हुई है तो हिमोलिसिस के नतीजे में क्या होगा, हीमोग्लोबिन जो है वो बाहर आ जाएगा। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों करते हैं, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन है दैट इज़ हैवियर, सो वो नीचे बैठ जाएगा, हीमोग्लोबिन जो है वो सेडिमेंट कर जाएगा। फिर हम क्या करते हैं कि आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन हम हर एक टेस्ट ट्यूब में से जो सुपर नेटेंट होता है, ठीक है, वो सुपर नेटेंट एक एक करके हम उठाते हैं, 1 ml सुपर नेटेंट लेते हैं और उसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू उसकी रीडिंग लेते हैं, उसकी एब्जॉर्बेंस मेजर करते हैं। मैं आपको किसी जगह स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में सारा बताऊंगा जब हम इसके पर्टिकुलर प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, तो उसमें मैं आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में सारा कुछ बता दूंगा। लेकिन फ़िलहाल बस सिर्फ इतना आपने याद रखना है कि हर टेस्ट ट्यूब में से फिर हमने 1 ml लेना है सुपर नेटेंट, और सुपर नेटेंट ये ऊपर वाले को कहते हैं ना। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद कुछ चीज़ें नीचे बैठ जाती हैं, उसको हम सेडिमेंट कहते हैं, और जो सर ऊपर होते हैं लेयर दैट इज सुपर नेटेंट। सो इस सुपर नेटेंट में से अपने 1 ml ईच टेस्ट ट्यूब आपने यूज़ करना है और उसको लेना है, और उसको किविट के अंदर, किविट बेसिकली स्मॉल पॉट्स होते हैं जो कि जिसके थ्रू हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू हम रीडिंग लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर रखी जाती हैं। ये स्मॉल टेस्ट ट्यूब टाइप चीज़ें होती हैं, तो इसके थ्रू हम एब्जॉर्बेंस मेजर करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू, 540 नैनोमीटर उसकी वेवलेंथ रखेंगे, ठीक है, और हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं और उन वैल्यूज़ के थ्रू हम फिर कैलकुलेशंस करते हैं। सो मैं उन कैलकुलेशंस के अंदर फिलहाल नहीं जा रहा, आपने सिंपल बस सिर्फ इस पॉइंट को जहन में रखना है कि नॉर्मली तो आरबीसीज हैं उनकी 50% हेमोलिसिस, अगर नॉर्मल शेप आरबीसीज हों तो 50% हेमोलिसिस होनी चाहिए इस कंसंट्रेशन पे, ठीक है। अगर तो ये हेमोलिसिस 50% हेमोलिसिस इससे पहले हो गई, मतलब ज़्यादा हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर हो गई, 0.6 वाले में हो गई, 0.7 वाले में हो गई, ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि दैट पेशेंट हैज़, दैट इज द पेशेंट ऑफ हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस, ठीक है। लेकिन अगर तो वो 50% हेमोलिसिस जो है वो 0.5 के बजाय वो लो कंसंट्रेशन वाले पे हो गई, हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर हो गई, इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ कि 0.3 to 2.34% नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन के अंदर वो हो गई हेमोलिसिस, सो दैट कंफर्म्स के वो पेशेंट जो है वो उसको थैलेसीमिया है, दैट इज द पेशेंट, उस पेशेंट के अंदर जो है वो थैलेसीमिया का पेशेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल तो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट का जो मेन पर्पस है वो डायग्नोज करना है इन दो कंडीशंस को मेजरली, हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस और थैलेसीमिया को। और हेरिडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस के अंदर क्या होगा कि वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन पे जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा हाइपरटोनिक सोल्यूशन के ऊपर 50% हेमोलिसिस की हो जाएगी, जो कि नॉर्मली उस कंसंट्रेशन पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और थैलेसीमिया में क्या होता है कि जो हेमोलिसिस है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन के ऊपर हो जाती है, वो उससे कम नॉर्मल से कम कंसंट्रेशन पे हो जाती है 50% हेमोलिसिस, सो दैट इंडिकेट्स द थैलेसीमिया पेशेंट, ठीक है। सो ये था थोड़ा सा इस ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट के बारे में। अब मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा ना थोड़ी सी वीडियो शेयर करूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी लूँगा कि जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे हम उसको डिस्कस करेंगे फिर एक दफ़ा। जी मेरी आवाज़ नहीं आ रही है आपको? आ रही है। अच्छा चलें जी, तो ये हमारे पास एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इसको एक दफ़ा देखिएगा और फिर हम पॉइंट अप करते हैं। ये And today our topic is osmotic fragility test. Before going to topic, we have to understand some terms to understand this topic. So first is solution. Solution is made up of two things: solute plus solvent. Solute is always less in number, while solvent is always increase in amount. As you see, the particles is
salt particles, we can say. So it is a solute and the solvent is in liquid form, so it is higher in number. Osmosis, it is a process by which molecules of solvent tend to pass through a semi-permeable membrane from less concentrated solution into more concentrated solution. So this is a beaker and having a semi-permeable membrane. This semi-permeable membrane having a capacity to pass out or pass in a selective particles or selective salt particles. So this area having a very less amount of solute, or we can say there is no any solute, while this part having a salt molecule very increasing number. So here we have a less concentrated and this is a more concentrated, and the osmosis if occur through semi-permeable membrane, so solvent tend to pass from less to higher concentration. So water will move, you can see this picture, water will move from less concentration to higher one. Okay, that's why you can see the change in the picture. So this is very important base of osmotic fragility test. Now inside the blood vessel or in the body we have a similar concentration in the blood and inside the RBC of salt. Otherwise, if change in increase and decrease in concentration of salt inside or outside the RBC, it is directly harmful for the RBC. So isotonic solution, a solution having a 0.9 gram of NaCl in 100 ml. So what do you mean by isotonic solution? Nothing but it's similar to our body fluid. Okay, the concentration is similar to as like our body fluid. So you can see by this example we have a 4 molecule of solute for the example I am telling you, and inside the RBC we have a similar number of solute. That's why there is no any harmful for the RBC. While if we increase the concentration 0.9 to 1 gram, then 2 gram or 3 gram, it will become a hypertonic solution, a solution which having the very high amount of solute. So hypertonic or hypotonic basically depend upon the particle of solute. If the solute is higher, it is called as hypertonic, because hyper meaning is also a increase. So I already told you when osmosis occur, water will move less concentration to higher concentration. That's why water will move from RBC into the beaker. In case of hypertonic solution having a low solute, as you see in the picture, but the solute inside the RBC were very high as comparison to them. So water will move low concentration into higher concentration. Okay, and finally it lead to hemolysis, or we can say swelling of RBC leads to burst. The topics start from here. Osmotic fragility test to measure the flexibility of RBC or capacity of RBC to check how much amount of RBC take water in decreasing concentration of solution. So what is this decreasing concentration solution? 0.9 is our isotonic solution, and if we decrease the concentration, let's suppose 0.8 gram, 0.7 gram, 0.5 gram, so this is a decreasing concentration, and we check or challenge the RBC in the different decreasing concentration of hypertonic solution. In the healthy body, RBC are biconcave. Okay, as I already told you in some video, the RBC are biconcave. While in disease state, hereditary spherocytosis, RBC are spherical in shape. So there is a disease called hereditary spherocytosis. As name suggests, spherocytosis, it means RBC are in sphere. So what happened between both of them? If we put both the RBC in the hypotonic solution, so this spherical RBC in hypotonic solution, a solution which having a less concentration, so water will move less concentration to higher concentration through semi-permeable membrane of RBC, and the water will enter, it will burst more quickly. Already RBC are spherical in shape and it cannot change their size much more. While in case of normal RBC, this is the biconcave RBC, if the water will move inside the RBC, it can change shape to somewhat spherical. It will also rise, but it takes some time as comparison to this spherical RBC. So this is a thing we have to measure by this osmotic fragility test, whether the patient is a normal or hereditary spherocytosis, or in case of thalassemia also we check this. So principle is that small volume of blood is mixed with large volume of saline in different concentration
Finally, we check the hemolysis by spectrophotometer at 540 nanometer. We can change the volume, but not the ratio. Ratio should be 1:1000. One part blood and the more part is our NS, normal saline. Requirement, we have to take buffered normal saline so that pH maintained at 7.4. Saline is 0.9 gram per deciliter. Approximately we say 10 gram per deciliter to easy calculation. So if we make dilution of 0.9 gram of normal saline like 0.9 in the original, then 0.8, 0.75, 0.6 and so on up to 12 dilution. Now we have to take a heparinized blood 2 to 3 ml. We cannot take EDTA or other citrate oxalate because it containing a salt and it may affect the liver. And it also seen that the inside the EDTA, while if we do osmotic fragility test, we see the increasing of fragile of our normal RBC. In a procedure, 2 sets of 12 tubes we kept in a rack, one set for test, another set for control. Take 2 to ml of different dilution in saline. So thus the dilution we make a 0.9, 0.8, we have to take 2 ml of this, 2 ml of this in two sets of our tube. Okay. Then add 20 microliter of blood in each dilution. And the dilution become a 1:1000 because 1 ml having 1000 microliter. So automatically the dilution become 1:1000. We have to mix it and leave it for 30 minutes in room temperature. After the centrifuge at 3000 rpm for 10 minutes. Now measure the supernatant of each concentration at 540 nanometer. So Hb released from the hemolyzed RBC absorbs the light from spectrophotometer. So we have to keep in mind that our original sample should not be hemolyzed because it gives a negative result to us. Okay. After that we have to take a reading, and the reading is plotted on a graph paper for test and control in a similar paper. Comparison test and control reading before final result of test. So this is very important chart. Please keep in mind how to take reading. Before taking reading, I am telling something that we have to take a reading at 50% lysis. It means we have to check the lysis at the 50% lysis at this range. Okay. So in the normal condition, the average is 0.5 to 0.04 gram per deciliter. While you can see instead of 0.5 gram, here we see 5. Instead of 0.04 gram, we have a 4.5. So this is because we have a NaCl concentration in this, according to this chart, is gram per liter. While previously I told you we are taking as it 0.9 by 100 ml. Okay, 0.9 gram NaCl in 100 ml. If we put this point, and you can see the 9 by 1000. So we take 9 gram of RBC for 1000 ml of our water or distilled water to make like this. So this is just because of changing a unit, deciliter to liter, but the whole phenomena is similar. In a normal person, we can say that the 0.5 to 0.045 gram should be range for normal hemolysis. So you can see in the osmotic fragility test, 50% lysis at 0.5 to 4.5. It means 0.5 to 0.45. Okay. While you can see in the spherocytosis, RBC of 50% little bit earlier than our normal RBC. This is because the RBC of the spherocyte is already spherical shape and it cannot take further water, but the biconcave RBC can take, so that's why they can more retain in the 50% lysis. Okay, 9 is our isotonic solution, that's why there is no any lysis for patient or a normal. In 0.1% concentration, very low hypertonic condition. Okay, it means RBC lysis is 100%. Now osmotic fragility affected by shape, volume and surface area. As I told, जी बच्चों, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी चीज़ की समझ ना आई हो इस प्रैक्टिकल में, तो आप पूछ सकते हैं बेटे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हेपेटाइटिस ब्लड क्या है? हेपेरिनाइज्ड ब्लड वो होता है जिसके अंदर हम हेपेरिन एंटीकोगुलेंट ऐड करते हैं। एंटीकोगुलेंट की डिफरेंट टाइप्स थी ना, ईडीटीए, हेपेरिन,
सो वो ब्लड जिसके अंदर हेपरिन एंटीकोगुलेंट ऐड किया होता है जी ना, सर। तो उस ब्लड को हम हेपरिनाइज्ड ब्लड कहते हैं। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो बेटा? चलें, एग्जाम के हवाले से बेटे कोई बात पूछनी हो आपने? सर पेपर पैटर्न का कुछ बता दें। अच्छा, पेपर पैटर्न के अंदर बेटे जो मेन चीज़ें हैं वो दो तीन तरह के क्वेश्चंस होंगे। एक तो अगर मैं आपसे पूछूं फॉर एग्जांपल कि स्कीमेटिकली एक्सप्लेन द जेनेसिस ऑफ आरबीसीज, ठीक है, जो कि अभी आपके मेट का कोर्स तो नहीं है, लेकिन वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सो स्कीमेटिकली एक्सप्लेन द जेनेसिस ऑफ आरबीसीज का मतलब क्या होगा कि आपने एक फ्लो चार्ट बनाना है। स्कीमेटिक का मतलब फ्लो चार्ट हो जाता है, ठीक है। सो आपने स्टेप वाइज लिखना है या फ्लो चार्ट बनाना है कि किस तरह से आरबीसी की जेनेसिस कैसे होती है, इनिशियल सेल कौन सा होता है, ठीक है, एरिथ्रोब्लास्ट, और फिर वो आगे क्या क्या होता है, जिस तरह से भी वो स्टेप्स हैं सारे, तो वो आपने स्टेप वाइज एक्सप्लेन करना है। तो एक क्वेश्चन ऐसे होंगे, एक क्वेश्चन टाइप ऐसा होगा जिसके अंदर आपसे कोई फ्लो चार्ट पूछा गया होगा, कोई मैकेनिज्म आपसे पूछा गया होगा कि उसको आप स्कीमेटिकली एक्सप्लेन करो। सो दैट स्कीमेटिक एक्सप्लेनेशन का मतलब स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन है या फ्लो चार्ट बना के एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा होगा, क्वेश्चन में मेंशन होगा कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम या डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन द फॉलोइंग मैकेनिज्म या जो भी होगा। सो वो आप फिर उस तरह से उसको एक्सप्लेन करोगे। और थर्ड टाइप जो है वो क्वेश्चन, उसमें कुछ मैंने इस दफ़ा क्योंकि मिड टर्म जो है वो हम हल्का से वो हम सिंपल रखते हैं, ज़्यादा उसको इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। सो उसमें कुछ फिर शॉर्ट क्वेश्चंस टाइप होंगे और कुछ उसमें शॉर्ट डेफिनेशंस होंगी, उसको अपने जहन में रखना है। और बाकी फ्लो चार्ट्स होंगे और डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशंस होंगी। सो ये तीन चार तरह की चीज़ें होंगी। क्लिनिकल सिनेरियो शायद एक आधा हो या नहीं भी हो सकता, क्योंकि मिड में मैं ज़्यादातर क्लिनिकल सिनेरियोज को अवॉइड करता हूँ। फाइनल के अंदर जो है वो क्लिनिकल सिनेरियोज भी होंगे। और क्लिनिकल सिनेरियोज कोई ऐसे नहीं होते कि वो बहुत कोई मुश्किल होंगे या इस तरह से। भाई आपने जो कोर्स पढ़ा होता है या जो टॉपिक पढ़ा होता है उस टॉपिक के अंदर ही आपसे पूछा जाता है, उस जिस जिस तरह से आपको पढ़ाया गया होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपसे क्लिनिकल सिनेरियो पूछा जाता है। सो मिड के अंदर आपके बस मेजरली ये तीन तरह के क्वेश्चंस आपने जहन में रखने हैं। स्कीमेटिक एक्सप्लेनेशन, सो इस चीज़ को जहन में बिठा लो बेटे कि अगर मैंने स्कीमेटिक पूछा है तो दैट मस्ट बी एक्सप्लेन्ड इन स्टेप्स और थ्रू फ्लो चार्ट। कोई लंबी चौड़ी कहानियाँ नहीं लिखनी आप लोगों ने, वो फिर सही नहीं जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा होगा पैटर्न पेपर का। और एक चीज़ आपकी आसानी के लिए मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि आप लोग कोशिश करें कि ऐसे पेजेस यूज़ करें जिसके अंदर वो जो मार्जिन्स होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा वाइड मार्जिन्स ना हो, ताकि आप एक पेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करो। उसकी वजह क्या होगी कि जब आप मैक्सिमम पेज को यूटिलाइज करोगे तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस बनेंगे वो थोड़े होंगे। जब वो पेजेस कम होंगे तो जब आप केम स्कैनर से आप उसको स्कैन करोगे और उसकी जो आप PDF फाइल बनाओगे तो उसका साइज़ कम होगा। जितना कम साइज़ होगा आपको अपलोड करते हुए आसानी होगी, CTS में अपलोड करते हुए आसानी होगी। इस वजह से आप कोशिश करो कि आप मतलब पेजेस को वेस्ट ना करो, आप लोग पेजेस को मैक्सिमम यूटिलाइज करो, और ताकि आपका जो पेज नंबर ऑफ पेजेस हैं वो थोड़े हों, उसी हिसाब से आपकी फ़ाइल भी छोटी बनेगी और फिर आपको अपलोड करते हुए आसानी होगी। बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू अपलोड दैट ऑन CTS पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। सो इस वजह से आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप ज़्यादा पेजेस जो हैं वो ज़ाया ना करें, मतलब उसको प्रॉपर यूटिलाइज करें ताकि आपके नंबर ऑफ़ पेजेस, अगर आपके 2 पेजेस में काम होता है
तो आप उसको 4 पेजेस में क्यों लेके जाते हो? आप उन 2 पेजेस को प्रॉपर यूटिलाइज कर लो, तो आपकी उस हिसाब से फिर आपकी फाइल भी छोटी बन जाएगी। ठीक है, सो ये था थोड़ा सा। और कोई बात आपने पूछनी हो तो? जी बेटे। नो सर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? क्लियर सब? करें छुट्टी पर? यस सर। चलें, थैंक यू बेटे, अल्लाह हाफिज़। क्लास सर।